हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चलते हैं, हम करते हैं आज जो आपका क्रोनिकल पतली वाली बुक आती है उसका जो राष्ट्रीय संस्करण है उसके भी जितने भी क्वेश्चन थ्योरी के एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकते हैं उनको हमने रखा है। इनको हम कर लेते हैं। मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास ये बुक है तो एक बार पहले पुनः पढ़ के इसके बाद इस वीडियो को अगर देखेंगे आपको काफी कॉन्फिडेंस आएगा। करंट अफेयर पढ़ने का यही सबसे अच्छा तरीका होता है। एक बार आप पढ़ लीजिए, इसके बाद उसका टेस्ट लगा लीजिए, आपका एकदम करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हम जो भी आपका थ्योरी दिया रहता है उसी का एमसीक्यू के फॉर्म में लाए हैं। क्यों इस टाइप के लाए हैं? देखिए, अभी आपका जो पेपर हुआ था पीसीएस का, वो काफी क्वेश्चन जो थे वो स्टेटमेंट वाइज के फॉर्म में स्टेटमेंट वाइज दिए थे। तो मैंने अब जो भी अब मैं क्वेश्चन आगे बनाऊंगा वो सभी स्टेटमेंट वाइज रहेगा, ताकि आपको एक हैबिट बन सके कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन कैसे करना है। क्योंकि कुछ बच्चों को स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होती है, तो आपको एक हैबिट बन जाएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन हमको कैसे टैकल करना है। और जब आप आईएएस देंगे तो उसमें तो लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज ही होते हैं। तो चलते हैं, यहाँ शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपके आप मार्केट में इतनी अच्छी अच्छी मैगजीन अवेलेबल है, बट आप सब क्या करते हैं, यूट्यूब का जो करंट अफेयर होता है उसको आप फॉलो करते हैं। देखिए, यूट्यूब का करंट अफेयर अच्छा लगता होगा, काफी अच्छा लगता होगा, क्योंकि वो बहुत सिंपल वे में लिख के उसका आंसर बता दिया जाता है। लेकिन अब आप देख रहे होंगे पैटर्न, किसी भी पीसेस का देख लीजिए, वो नहीं पूछा जा रहा है जो यूट्यूब वाले बता रहे हैं। अगर आपके पास आपके मार्केट में इतनी अच्छी बुक है, जैसे क्रोनिकल आप देख लीजिए, आय दृष्टि देख लीजिए, या घटना सार देख लीजिए, इतनी अच्छी बुक पड़ी है जो कभी भी हमेशा देखते होंगे पीआईबी से रिलेटेड सभी डाटा। आप क्रोनिकल देखेंगे सब कुछ डाटा पीआईबी से रिलेटेड ही होता है। अभी देखिए, मैंने वीडियो भी डाला था आय दृष्टि घटना सार से कितने क्वेश्चन, लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आय दृष्टि घटना सार से डायरेक्ट कर। मैं नहीं कर रहा हूँ पेपर सिंपल था, पेपर टफ था, बट वहां से आए तो थे क्वेश्चन। इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपके पास अगर जो बुक है, अगर आप बुक को ज्यादा फॉलो करेंगे कंपेयर टू जो यूट्यूब पे करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं वन लाइनर, उससे अब कुछ होने वाला नहीं है। आप बुक को फॉलो करिए और उसी बुक का आप अगर कहीं नहीं मिले तो खुद आप अपना बना के, नहीं तो अगर मैं नहीं कर रहा हूँ यहीं पे पढ़िए, कहीं भी आपको उसका क्विज मिले तो क्विज करिए, ताकि आपको पूरा बुक तैयार हो जाए। एक मैगजीन लीजिए, उसको पूरे रट डालिए, 1 महीने तक आपका पूरा तैयारी हो जाएगा। इधर उधर देखने के अच्छा है। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। जो जिन लोगों को अच्छा लगेगा उन लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि आप सब इस समय देख रहा हूँ कुछ लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज, थोड़ा सा हमको यहाँ पर मेहनत लगता है ये सब बनाने में। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है, आपके कुछ मैगजीन में यही क्वेश्चन दिया था कि नई चेतना 3.0 अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नई चेतना 3.0 कैंपेन। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि नई चेतना 3.0 का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है लिंग आधारित हिंसा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सामुदायिक कार्यवाही को प्रोत्साहित करना। मतलब जो लिंग आधारित है, मतलब ये कैंपेन एम रेज अवेयरनेस अबाउट जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड इनकरेज कम्युनिटी एक्शन। तो क्या ये सही है? तो हाँ, ये लिंग आधारित नई चेतना है, यही पर जेंडर बेस्ड जो आपका वायलेंस है उसको कम करना। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, नई चेतना इसी से रिलेटेड है। अब उसमें उसको अवेयरनेस मतलब उसको जागरूकता फैलाना है। अब यहाँ दूसरा कह रहा है, यह अभियान दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये क्या ये सही है? तो हाँ, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। यह अभियान किसके द्वारा? दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि यह अभियान केवल महिला और बाल विकास और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय इसमें भाग ले रहे हैं। कह रहे हैं ओनली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पार्टिसिपेट। नहीं, इसमें कई मंत्रालय भाग ले रहे हैं। लगभग यहाँ पर आप देखेंगे तो 9 मंत्रालय यहाँ पर
भाग ले रहे हैं। तो ये आपका गलत होगा। यहाँ पर आपके कौन कौन से मिनिस्ट्री भाग ले रहे हैं, तो यहाँ पर 9 मंत्रालय जो भाग ले रहे हैं, जैसे आपका महिला और बाल विकास मंत्रालय है, ये आपका भाग ही ले रहा है। और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्कूल शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, युवा मामले के खेल मंत्रालय, सूचना और प्रसारण विभाग। मतलब ये इतना नहीं पूछेगा कि कितने लोग भाग रहे हैं, तो ये याद रखेंगे। तीसरा वाला आपका गलत है। इस अभियान का एक नारा था, एक साथ एक आवाज हिंसा के खिलाफ। तो ये एकदम सही है। इसका नारा क्या था? एक साथ एक आवाज हिंसा के खिलाफ। तो चलिए आज मतलब इसमें यही इतना होगा। चलते नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन आपका इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें आपका आंसर 1 2 4 हो जाएगा। ये बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका बना, और जो ये तीसरा वाला, ये पहला वाला क्वेश्चन था, इसकी शुरुआत किसने की थी ये बताइए। तो इसकी शुरुआत की थी केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन सभागार में। ठीक है, कहां पर? आकाशवाणी के रंग भवन सभागार में किसने शुरुआत की थी? किसान और कल्याण मंत्री शिवराज जी सिंह चौहान ने किया था। बस इतना ही याद रखिए इसमें। ये वाला क्वेश्चन देखिए, करें दूर संचार टेलीग्राम सुरक्षा नियम 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन कौन सा सही है? अब ये पहला वाला करें, ये सरकार किसी दूरसंचार इकाई से ट्रैफिक डाटा और संदेशों की सामग्री मांग सकती है। The government can request traffic data content of message from a telecom entity। किसी भी टेलीकॉम एंटिटी से कोई भी डाटा मांग सकती है। जो दूर से टेलीकॉम साइबर सुरक्षा नियम 2024 का ये आया, मतलब कानून आया है। अब दूसरा कह रहे हैं, प्रत्येक दूरसंचार इकाई को एक मुख्य दूरसंचार सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करना अनिवार्य है। तो दूसरा भी कह रहा है सही। प्रत्येक दूरसंचार इकाई को एक मुख्य दूरसंचार सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करना अनिवार्य है। ये भी आपका सही है। तीसरा क्या है? मुख्य दूरसंचार सुरक्षा अधिकारी भारत का नागरिक और निवासी होना चाहिए। ये भी आपका सही है। जो मुख्य दूरसंचार अधिकारी होगा वो भारत, क्योंकि देखिए ये साइबर सुरक्षा से रिलेटेड है। अगर किसी दूसरे देश के ले जाए ला के इसका सुरक्षा अधिकारी बना देंगे तो हो सकता है उतना उस पर विश्वास ना जताया जा सके। तो ये तीसरा वाला भी सही है। यह नियम केवल निजी दूरसंचार कंपनियों पर लागू होगा, नहीं, ये सभी दूरसंचार कंपनियों पर लागू होगा। ये निजी से कोई मतलब नहीं होगा। तो ये चौथा वाला आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा? 1 2 3। यहाँ पर आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। ये सी वाला आंसर सही हो जाएगा। 1 2 3। तो मतलब इसमें देखिए इसका पूरा एक मतलब समझ जाइए। दूरसंचार साइबर सुरक्षा नियम क्या है कि सरकार यहाँ पर क्या करना चाह रही है? एक अधिकारी नियुक्त करना चाह रही है जो भारत का होगा और उसके थ्रू किसी भी डाटा को अपने पास रख सकती है। बस यही जो अभी नियम आया है दूरसंचार साइबर सुरक्षा अधिनियम, किसी भी डाटा को मांग सकती है, वो चाहे निजी कंपनी हो, चाहे गवर्नमेंट हो, सक्सेस कंपनी हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो। ये याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं हम। अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या करा। ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के अनुसार विकलांग व्यक्तियों के लिए सुगम्यता का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। कह रहे हैं विकलांग व्यक्तियों के लिए सुगम्यता का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, ये बताइए। केवल एक कानूनी अधिकार है, केवल एक संवैधानिक अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है, एक नागरिक अधिकार है, ये बताइए। तो ये कौन सा अधिकार है? एक फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विकलांग व्यक्तियों का के लिए सुगमता का एक मौलिक अधिकार है। मतलब सुगमता क्या है? जैसे ये आप कह सकते हैं कि जैसे कोई विकलांग व्यक्ति है, वो रेलवे स्टेशन पे जा रहा है, तो उसके लिए जो सीढ़ियां बनाई जा रही हैं वो उसके लिए उपयुक्त नहीं है, वो उस पर नहीं चढ़ सकता। तो उनके लिए एक अलग से सीढ़ी बनाई जाए। तो ये उनका मौलिक अधिकार है। वो कह सकते हैं ये हमारा फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने हमें बताया है कि ये आपका फंडामेंटल राइट है, आपके लिए एक अलग सीढ़ी बनाई जाए। ठीक है, तो ये उनका सुगमता का अधिकार जो किया है, कर है एक्सेसिबिलिटी फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी।
मतलब जो एक्सेसिबिलिटी होगी, कौन कौन से चीजें यूज की जाएगी पब्लिक, जैसे पब्लिक डोमेन में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो विकलांग व्यक्ति नहीं यूज कर पाते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनका एक अधिकार होगा, उनके अधिकार के लिए गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए पब्लिक डोमेन में, कौन कौन सी चीजें उनके लिए सुगम होगी, तो वो उनका मौलिक अधिकार होगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। अब देखिए यहाँ पर नीचे क्या कह रहा है, उसी से संबंधित है ये, कह रहे हैं कि विकलांग व्यक्तियों के लिए सुगमता पर सुप्रीम कोर्ट ने हालिया के फैसलों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से फैसले दिए हैं इस पर हम विचार करते हैं, देखते हैं। पहले कहा है सुप्रीम कोर्ट ने विकलांग व्यक्तियों के लिए सुगमता को एक मौलिक अधिकार घोषित किया है, तो ये एकदम सही है, सुगमता को एक मौलिक अधिकार घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड एक्सेसिबिलिटी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एज ए फंडामेंटल राइट, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 40 के तहत अनिवार्य नियम बनाने का निर्देश दिया है, तो ये याद रखिएगा, दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016, तो आपके स्टैटिक जीके में ऐसे पूछ सकता है कि दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम कौन सा है, तो ये 2016 है, याद रखेंगे। आरो यारो बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल सीरीज है, आप इस सीरीज को थोड़ा सा अगर हमको सपोर्ट करेंगे तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा, क्योंकि हमको जब ज्यादा मैं क्वेश्चन बनाता था तो मुझे बहुत समय लगता था, लेकिन क्वेश्चन का मतलब कम हो गया है, स्टेटमेंट ज्यादा हो गया है, तो इससे मुझे समय नहीं लगता, मैं डेली ला दूंगा, सिर्फ आप हमको सपोर्ट करिएगा। देखिए यहाँ पर शेयर और कर दिया करिए अपने जहां भी ग्रुप ग्रुप रखे हों वहां पे, बस यही थोड़ा सा अगर आप सपोर्ट करेंगे, जितना लोगों को सपोर्ट करते हैं उसका 2% कर देंगे, तब भी मैं आपको पूरा कर दूंगा। यहाँ पर कर रहे हैं, यह निर्णय भारतीय विधि आयोग द्वारा प्रस्तुत निर्णय था, ये निर्णय भारतीय विधि आयोग द्वारा प्रस्तुत निर्णय था कि ये गलत है, ठीक है, तो ये गलत है, इस ये किसके द्वारा निर्णय था, तो याद रखेंगे ये इसका जो निर्णय लिया गया था नालसा विधि विश्वविद्यालय के विकलांगता अध्ययन केंद्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर था, ठीक है, तो ये याद रखिए किस रिपोर्ट पर था, नालसा के रिपोर्ट पर ये था, ठीक है, नालसा विधि विश्वविद्यालय के विकलांगता, नालसार निर्णय भारतीय नहीं, नालसार विश्वविद्यालय, तो ये याद रखेंगे, तीसरा वाला गलत होगा, एक और दो यहाँ पर सही होगा। हाँ, इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम चैनल से जरूर डाउनलोड कर लिया करिए, क्योंकि आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगी, आप एक बार देख लेंगे विथ आंसर के साथ, टेलीग्राम पे आप पा जाएंगे, आप वहां से रिवीजन कर सकते हैं, और आपको क्विज करना होगा तो एक संतोषी आईएएस 2.0 है, वहां पर आप जाके क्विज कर सकते हैं। अब देखिए, आतंकवाद निरोधी सम्मेलन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस 2024। अब एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस 2024 का यह सम्मेलन राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए द्वारा आयोजित किया गया था, तो ये क्या है, यह सम्मेलन राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए द्वारा आयोजित किया गया था, एकदम सही है। गृह मंत्री ने सम्मेलन में एनआईए के ध्येय वाक्य मोटो का अनावरण किया और एसओपी विमोचन किया, तो ये भी आपका सही है। इस सम्मेलन का उद्देश्य आतंकवाद से निपटने के और राज्यों को जिम्मेदार, तो ये गलत है, राज्य नहीं जिम्मेदार होंगे, केंद्र भी जिम्मेदार होगा, तो इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा, तो यहाँ पर एक और दो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन बताइए, 35 त्रिसेवा कमांडर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 35 ट्राई सर्विसेज कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बारे में कर रहा है। द कॉन्फ्रेंस वाज चेयर्ड बाय द चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान, उन्हें अनिल चौहान के द्वारा ये मतलब अध्यक्षता की गई थी, तो हाँ एकदम सही है, चीफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। सम्मेलन का आयोजन कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान द्वारा किया गया था, तो ये भी सही है, सम्मेलन का अध्यक्षता किसके द्वारा, कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान द्वारा किया गया था। दूसरा क्या करा है, कह रहे हैं कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य युद्ध रणनीति से संबंधित केवल नई प्रौद्योगिकियों पर चर्चा करना, तो ये गलत है, युद्ध रणनीति से लेकर
प्रशिक्षण पर, और कई इसमें सामंजस्य भी बैठाना था, युद्ध में प्रभावशाली कैसे बढ़े, तो बहुत सी चीजें थी, सिर्फ प्रौद्योगिकी ही नहीं थी। तो ये याद रखेंगे कौन सा हो जाएगा, एक और दो, डी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे बताइए, कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे जो कोचिंग संस्थान है, सॉरी, वो थोड़ी सी तबीयत खराब थी। याद रखिएगा, जो कोचिंग संस्थान थी वो क्या थी, भ्रामक विज्ञापन करते थे, तो उसके लिए सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है, उसके बारे में क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ क्या है, इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य छात्रों और आम जनता को कोचिंग केंद्रों द्वारा अपनाए जाने वाले भ्रामक विज्ञापन तौर तरीके से बचाना, विज्ञापन है ये, ठीक है। तो ये है जो भ्रामक विज्ञापन आ रहा है, जो मार्केटिंग किया जा रहा है, उससे बचाना है, तो ये एकदम सही है। दूसरा क्या है, यहाँ पे कह रहा है परामर्श, खेल, नृत्य, रंगमंच जैसी रचनात्मक गतिविधियों को केंद्रों के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो ये आपका गलत है। यहाँ पर जो परामर्श होगा, खेल होगा, नृत्य होगा, रंगमंच होगा, मतलब इस सब की भी कोचिंग चलती है ना, जैसे आपकी स्टडी वाली एक कोचिंग चलती है, लेकिन एक खेल वाला भी कोचिंग चलता है, नृत्य वाला भी है, रंगमंच वाला भी कोचिंग चलता है। इन सबको इससे दूर किया गया है, मतलब जो आप पढ़ रहे हैं इन कोचिंगों की बात कर रहे हैं। 50 से अधिक छात्रों को कोचिंग प्रदान करने वाले केंद्रों को कोचिंग सेंटर माना जाएगा था। जो 50 से अधिक हैं, उनको क्या किया जाएगा, जहां पर 50 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं उसको कोचिंग सेंटर माना जाएगा, तो ये आपको याद रखना होगा। तो ये कौन सा आपका होगा, ये ये भी सही होगा और पहला वाला भी सही होगा, दूसरा वाला गलत होगा। इसके अंतर्गत शामिल किया गया, नहीं शामिल किया गया ये सब, ठीक है, कोचिंग के अंतर्गत ये नहीं है। तो चलते हैं इसमें कौन सा आपका हो जाएगा, एक और तीन, डी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। हाँ, ये वाला आंसर सही। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, कल काफी बच्चे कहते सर दिख रही ना रहा था, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा दूर लिख दिया हूँ। हाँ, लेकिन हर क्वेश्चन का थोड़ा नीचे हो जाता है, उसको फिर लाना पड़ता है ऊपर, तो प्लीज मैनेज कर लीजिएगा। इसको मैं जल्द ही सब कुछ सही कर दूंगा। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सैन्य विरासत महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित मतलब कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण 8 से 9 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो हाँ, भारतीय सैन्य विरासत अगर पूछे, ठीक है, तो ये महोत्सव कब आयोजित किया गया, नई दिल्ली में 8 से 9 नवंबर 2024 को आयोजित किया गया, ये याद रखिएगा। ये कौन सा था, सेकंड एडिशन था, याद रखेंगे। दूसरा क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है महोत्सव के दौरान चीफ ऑफ डिफेंस ने सौर गाथा परियोजना का शुभारंभ किया। किसने किया था सौर गाथा परियोजना का शुभारंभ, तो सौर गाथा परियोजना का शुभारंभ किया था ये चीफ ऑफ डिफेंस ने। तो वहां पर पूछ सकता है आपका एक लाइन में कि सौर अवगाथा परियोजना का शुभारंभ किसने किया था, तो वहां रक्षा मंत्रालय दे सकता है या कोई और मिनिस्ट्री दे सकता है, बट सौर अवगाथा किसने किया था, चीफ ऑफ डिफेंस ने किया था, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस ने। सौर गाथा परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत की सैन्य विरासत को केवल शोध विद्यानों को संरक्षित करना, ये गलत है। जो सौर अवगाथा इसका है, ये इसके तहत क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, शिक्षा और पर्यटन के माध्यम से भारत की सैन्य विरासत को संरक्षित करना और उसको बढ़ाना। जैसे अब मतलब पाठ्यक्रम में सौर गाथा जोड़ दिया जाए, पर्यटन जो जो जहां जहां स्थल पर्यटन के हैं वहां भी सौर गाथा से रिलेटेड मूर्तियां स्थापित किया जाए और वहां पर हर चीज बताया जाए कि हमारे देश के जवानों ने ये किया है, तो ये सौर गाथा के अंतर्गत यही किया जाए। जो प्रोजेक्ट सौर गाथा है उसके अंतर्गत यही किया जाएगा, पर्यटन के माध्यम से और शिक्षा के माध्यम से भारत की सैन्य विरासत को संरक्षित किया जाएगा और उसको बढ़ाया जाएगा, तो ये याद रखिएगा। तो ये तीसरा वाला आपका गलत है। नेक्स्ट आपका कौन सा सही हो जाएगा, एक और दो सही हो जाएगा बस। नेक्स्ट देखते हैं, नई दिल्ली में सौरगाथा हुआ था, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, डी HRICMR हेल्थ रिसर्च एक्सीलेंट समिट 2024 की बैठक हुई थी, इतना याद रखिएगा, DHR और ICMR हेल्थ रिसर्च एक्सीलेंस समिट 2024 की बैठक हुई। अब इसमें क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है यह सम्मेलन
14 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में सुषमा स्वराज भवन में आयोजित किया गया। तो ये एकदम सही है, याद रखेंगे। यह सम्मेलन कहाँ 14 नवंबर 2024 को नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में आयोजित किया गया। एकदम सही है आपका। यह सम्मेलन का आयोजन अनुसंधान विभाग डीएचआरआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, मतलब द समिट वार ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च डीएचआर एंड द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर, इसी के द्वारा किया गया। तो यही दोनों है, तो इसी के द्वारा ही किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। अगर आप ये पढ़े होंगे मैगजीन, आपको बहुत सही समझ में आ रहा होगा। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के बीच आतंकवाद, अब आतंकवाद यहाँ से हेल्थ से रिलेटेड है, तो आतंकवाद कहाँ से आएगा। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, पहला और दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा आपका गलत हो जाएगा। सही पूछा था तो आपका 1 और 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सिर्फ इतना याद रख लीजिएगा, दोनों के बीच समझौता हुआ था। अब यहाँ का राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 के संदर्भ में विकास मतलब विचार कीजिए। राष्ट्रीय सुरक्षा भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024। अब देखिए ये कहाँ पर आयोजित किया गया, तो कह रहे हैं यह अभ्यास 18 से 29 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया। कहाँ पर, सीजीओ कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया। तो एकदम ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं। ये यहाँ कर है, इस अभ्यास का आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय एनएससीएस द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के सहयोग से किया गया। तो ये भी आपका एकदम सही है। कहना है यह अभ्यास केवल साइबर सुरक्षा पेशेवरों के लिए था और सरकार तथा उद्योग के हित धारकों को शामिल नहीं किया गया था। तो यहाँ पर कह रहे हैं केवल साइबर सुरक्षा को तो सरकार और उद्योग के हितधारकों को शामिल नहीं किया गया था। तो ये गलत है। सरकार और उनके हितधारक जो है वो भी इसमें शामिल थे, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो ये तीसरा वाला तो गलत है। आपका कौन सा सही होगा, 1 और 2 सही हो जाएगा। नहीं देखते हैं। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं उस पर थोड़ा सा प्रेस करूंगा कि हाँ ये आप देखिए। करें अंतरराज्यीय परिषद का पुनर्गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके लिए 2 क्वेश्चन हमने बनाया, दोनों क्वेश्चन आप पढ़िए। करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस परिषद के अध्यक्ष हैं और 9 केंद्रीय मंत्री, सभी मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष। अभी देखिए जो अंतरराज्यीय परिषद होता है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, आपके गृह मंत्री होते हैं। देखिए जो अभी ये बना है, अभी ये मतलब ये अस्थाई बना है, मतलब वैसे ही अस्थाई बना। जो अस्थाई बनेगा, दोनों बने हैं। जो अस्थाई में बना है इसमें अस्थाई जो बना है इसमें 9 सदस्य हैं, जो अस्थाई बनता है उसमें 12 होते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं ये पहला वाला एकदम सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस परिषद के अध्यक्ष हैं और 9 केंद्रीय मंत्री तथा सभी मुख्यमंत्री इसके सदस्य हैं। अब कह रहे हैं कि 9 केंद्रीय मंत्री और सभी मुख्यमंत्री इसके सदस्य हैं। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री परिषद के सदस्य नहीं है। कह रहे हैं रक्षा मंत्री हैं, वित्त मंत्री है, वित्त मंत्री और गृह मंत्री इसके सदस्य नहीं है। तो ये तो एकदम गलत है। ठीक है, इसके सदस्य जानते कौन कौन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी सिंह जी है, सहकारिता मंत्री मतलब वही सहकारिता गृह मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हैं, कृषि कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान है, निर्मला सीतारमण है। मतलब कैबिनेट के जितने मंत्री हैं। और आपके आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर हैं, वो भी हैं। आपके पंचायती राज और मत्स्य पालन पशुपालन मंत्री कौन है, राजीव रंजन सिंह है, ये याद रखेंगे। सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार है, नागरिक उड्डयन मंत्री राजमोहन नायडू, ठीक है, आंध्र प्रदेश के, वो भी है। तो इसमें लगभग 9 मंत्री हैं जो कैबिनेट के मंत्री मेन है, वो याद रख लीजिएगा। और इसके ये अब तो ये वाला दूसरा वाला तो आपका गलत हो जाएगा। करें 13 केंद्रीय मंत्रियों को अस्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में परिषद में शामिल किया गया है। करें 13 जो ये केंद्रीय मंत्री हैं उनको अस्थायी परिषद के रूप में शामिल किया गया है। तो ये आपका एकदम सही है। तो कौन सा आपका एक कौन सा होगा, 1 और 3 सही हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अंतर्राज्यीय परिषद और उसकी अस्थायी समिति का पुनर्गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राज्यीय परिषद की एक अस्थायी समिति का अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह है। हाँ, अस्थायी समिति के जो अध्यक्ष है उसके कौन है, गृह मंत्री अमित शाह है।
अब इस समिति में कुल 12 सदस्य, हाँ, इसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण और राजीव रंजन सिंह शामिल हैं। तो हाँ, अब वीरेंद्र कुमार पाटिल, ये सब भी शामिल हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या करा है कि ये क्या करा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत भारत के राष्ट्रपति को अंतर्राज्यीय परिषद गठित करने का अधिकार नहीं देता है। तो ये आपका नहीं नहीं है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत भारत के राष्ट्रपति को अंतर्राज्यीय परिषद के गठन करने का अधिकार देता है। ये कौन सा आपका हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। तो ये आप मतलब तीसरा गलत हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ नहीं हटा देंगे तो ये सही हो जाएगा। ये आर्टिकल 263 याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 263। अब देखिए, सरकारिया आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद को अस्थायी निकाय बनाने की सिफारिश की थी। करें जो सरकारिया आयोग है, उन्होंने इसको अस्थायी निकाय बनाने की सिफारिश की थी। तो हाँ, एकदम सही है, अंतर्राज्यीय परिषद को अस्थायी निकाय बनाने की सिफारिश किसने किया था, सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। तो ये याद रखेंगे, सरकारिया आयोग। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, हर एक चीज का अगर ब्रॉड नॉलेज होगा तो आप वहां क्वेश्चन टेकल कर लेंगे। अगर आप सिर्फ वही एक फैक्ट पढ़ के जाएंगे तो क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, क्योंकि फैक्ट का ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। ये ब्रह्मांड जितना बड़ा है उससे ज्यादा फैक्ट बड़ा है, ठीक है। तो इसीलिए कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आप पढ़ लेते हैं तो हाँ, आप कुछ भी क्वेश्चन आ जाए वहां पर कर लेंगे। तो यहाँ पर सरकारीय आयोग क्या है, ये अंतर्राज्यीय परिषद को अस्थायी निकाय बनाने की सिफारिश की थी। आर्टिकल 263 याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, जो राष्ट्रपति होता है अंतर्राज्यीय परिषद गठित करने का अधिकार है इसको, ठीक है। और इसके सदस्य कौन होते हैं, तो ये मतलब अध्यक्ष कौन होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर 1 2 4 सही हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखते हैं, विकास के हस्तांतरण पर वित्त आयोग के सम्मेलन के संदर्भ कथनों पर विचार कीजिए। यह सम्मेलन 14 नवंबर 2024 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। द कॉन्क्लेव वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली, 14 नवंबर 2024 को। विकास के लिए हस्तांतरण पर वित्त आयोग, एकदम आपका सही है। आपको लग रहा होगा यहाँ पर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होता है, देखिए टफ क्वेश्चन नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, पीआईबी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन होते हैं, तो आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन यही आएगा पेपर में। देखिए, सम्मेलन में 22 राज्यों के 150 से अधिक प्रतिष्ठित प्रतिभागियों ने पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय ढांचे को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। तो 22 करें, 22 राज्यों के 125 से अधिक प्रतिष्ठित प्रतिभागियों ने पंचायती राज संस्थानों को मतलब क्या किया, वित्तीय ढांचे को मजबूत करने पर विमर्श किया। तो एकदम ये आपका सही है, ये भी सही है। दूसरा क्या कर रहे हैं, राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 3 साल में होता है। देखिए, राज्य वित्त आयोग का जो गठन होता है प्रत्येक 5 साल में होता है। देखिए, स्टैटिक जीके का भी आपका क्वेश्चन काफी मिल रहे हैं यहाँ पर। तो राज्य वित्त आयोग का गठन 5 के तहत होता है, मतलब वो सॉरी 5 साल में होता है। और एक चीज ये भी याद रखेंगे, जो राज्य वित्त आयोग होता है उसमें एक होता है पंचायत के लिए, एक होता है नगर पालिका के लिए। अगर मैं कहूं पंचायत के लिए क्या होगा, तो 243 आई होता है, याद रखेंगे 243 आई होता है। तो आई मतलब कैसे याद रखेंगे, आई मतलब इनकम याद रख लेंगे, इनकम ऐसे याद रखना, इनकम 243 तो याद ही रहता है, आई मतलब इनकम याद रख लेंगे। तो आई किसके लिए होता है, ये पंचायतों के लिए। अगर मैं कहूं नगर पालिका के लिए, बताइए कि नगर पालिका के लिए क्या होता है, तो नगर पालिका के लिए 243 वाई याद रखेंगे। वित्त आयोग का गठन किया जाता है इसी के तहत। राज्य वित्त आयोग में अगर नगर पालिका की बात करें तो 243 वाई, और पंचायत की बात करें 243 आई याद रखेंगे। ये अब यहाँ 3 साल लिखा तो ये आपका स्टेटमेंट तीसरा गलत हो जाएगा। राज्य वित्त आयोग 243 आई और पंचायतों के लिए 200 वाई नगर पालिकाओं की स्थिति की समीक्षा करता। तो देखिए, अभी जो बता रहा था वो वही है। तो कौन सा होगा, 1 2 4, यहां पर देख सकते हैं ना, ये तीसरा वाला था, हटा दीजिए 3 वाला, और 1 2 और 4 लगा दीजिए। इस पीडीएफ को आप जरूर डाउनलोड कर लिया करिए वहां से, ये टेलीग्राम चैनल से।
ठीक है, क्योंकि अगर आपको रिवीजन करना है, बाद में अगर रिवीजन करना हुआ, क्योंकि बार बार मैगजीन नहीं ओपन कर सकते, लेकिन अगर इसको एक बार देख लेंगे तो आपका रिवीजन होता रहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, आप डाउनलोड कर लीजिए। अभी इसी को पैसा में देता तो सब लोग कहते सर पीडीएफ कैसे मिलेगा, ये कैसे मिलेगा। फ्री ही सब कुछ मिलता है यहाँ पे। सागर मंथन द ग्रेट ओशंस डायलॉग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये क्या है? यह सम्मेलन 18 से 19 नवंबर 2024 के भारत सरकार पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ओआरएफ के सहयोग से आयोजित किया गया। तो हाँ, ये एकदम सही है। दूसरा क्या कह रहा है? सागर मंथन के बारे में याद रखेंगे। सागर मंथन सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक नेताओं, नीति निर्माताओं, व्यापारिक क्षेत्र के दिग्गजों और विचारकों को समुद्री क्षेत्र के लिए निर्णय लेने की दिशा में एक मंच प्रदान करना था। तो ये आपको एकदम याद रखेंगे। दूसरा कार्य, भारत का समुद्री क्षेत्र देश के व्यापार के लिए कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता। करें, भारत का जो समुद्री क्षेत्र है देश के व्यापार के लिए कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता। तो ये तो एकदम गलत है। तो आप जानते होंगे भारत का समुद्री क्षेत्र 95% व्यापार परिमाण के हिसाब से, 70% व्यापार मूल्य के हिसाब से संभालता है। ठीक है, इंडियन मैरीटाइम सेक्टर हैंडल अप्रोक्सीमेटली 95% ट्रेड बाय वैल्यूम, 70% ट्रेड बाय वैल्यू। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है फैक्ट भी। तो यहाँ पर कौन सा आपका गलत होगा? तीसरा गलत होगा और आपका सब सही होगा सागर मंथन सम्मेलन में। ठीक है, तो कौन सा? 1 2 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन बताइए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। करें, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन। अब देखिए, ये प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कब आयोजित किया गया था? ये 5 से 6 नवंबर 2024 को भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो ये पहला वाला आपका एकदम सही हो जाएगा कि यह सम्मेलन 5 से 6 नवंबर 2024 को भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो एकदम सही है। दूसरा कार्य है कि सम्मेलन का विषय एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धम्म की भूमिका था। क्या था? इस सम्मेलन का विषय क्या था? एशिया को मजबूत बनाने। द थीम ऑफ द समिट वाज रोल ऑफ बुद्ध धम्म इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। ठीक है, तो ये थीम याद रख लेंगे। और ये कब आयोजित हुआ? 5 से 6 नवंबर 2024 को आयोजित हुआ। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से नई दिल्ली में आयोजित हुआ। तो आपके देखिए कितने फैक्ट बन सकते हैं। यहाँ पर एक फैक्ट तो ये बन सकता है कि 5 से 6 नवंबर 2024 को आयोजित हुआ। दूसरा फैक्ट, ये कौन कौन मिनिस्ट्री इसमें भाग लिया? तो संस्कृति मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ आईबीसी ने भाग लिया इसमें, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ने भाग लिया। दूसरा क्या कह सकते हैं? यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तीसरा, इसका विषय याद रखेंगे, एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका है, तो ये याद रख सकते हैं। और क्या याद रख सकते हैं यहाँ पर कि सम्मेलन का उद्देश्य सतत विकास, सामाजिक सद्भाव, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बौद्ध सिद्धांतों की भूमिका का विशेष विश्लेषण करना। तो हाँ, इसका यही उद्देश्य था कि सतत विकास हुआ, सामाजिक सद्भाव हुआ, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बुद्ध सिद्धांतों की का विश्लेषण करना। द समिट एम्ड टू एनालाइज द रोल ऑफ बुद्धिस्ट प्रिंसिपल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल हार्मोनी एंड इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन का ये। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ का मुख्यालय भारत के बोध गया में है। तो ये गलत है, बोध गया में नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ये याद रखेंगे, कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। तो ये आपका चौथा वाला तो गलत हो गया। 1 2 3 वहां पर जब प्रेशर पड़ता है ना, तो वहां बोध गया ही लगा देते हैं लोग, क्योंकि बोध गया में ही बुद्ध से रिलेटेड बहुत चीजें हैं, तो सोचते होंगे बोध गया में है, लेकिन नई दिल्ली में है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद का मुख्यालय। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रख लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, कह रहे हैं कि 8वें अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव एवं संगोष्ठी के संदर्भ में बताइए। 8th इंटरनेशनल एंशियंट आर्ट फेस्टिवल के बारे में आपको बताना है।
कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम का आयोजन इंदिरा गांधी कला केंद्र, भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय, रेज ऑफ विजडम सोसाइटी के सहयोग से किया गया। तो एकदम सही है। दूसरा कह रहा है कि इसका विषय था कला और प्रौद्योगिकी का संयोजन। तो कला करें कला और प्रौद्योगिकी, तो ये इसका विषय गलत है, ये इसका विषय नहीं था। दूसरा करें महोत्सव के दौरान दृश्य कलाओं, आध्यात्मिक, प्रतीकात्मक, उपचारात्मक विषय पर एक सामग्री आयोजित की गई थी। तो ये आपका विषय हो सकता है। ठीक है, ये आध्यात्मिक था, प्रतीकात्मक था, ठीक है, स्पिरिचुअल था, सिंबॉलिक था और थेरेपेटिक था। इज विजुअल आर्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय ड्यूरिंग द फेस्टिवल, ये याद रखेंगे। दूसरा वाला आपका गलत है। प्रौद्योगिकी यहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला सम्मेलन, प्राचीन रूपों की उपचार की क्षमता की जांच की गई थी, ये याद रखेंगे, ये भी सही है। तो कौन सा आपका गलत था? दूसरा वाला गलत था। तो 1, 3, 4 आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि प्रथम बोडोलैंड महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करें बोडोलैंड प्रथम जो महोत्सव हुआ था, इस महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। तो एकदम सही है। महोत्सव का विषय क्या था? समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव, इसका विषय था। क्या था महोत्सव का विषय? क्या था? समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव था। दूसरा तीसरा क्या है? इस महोत्सव का उद्देश्य बोडो समुदाय की जैव विविधता के और साहित्य को प्रदर्शित करना नहीं है। जैव विविधता साहित्य को प्रदर्शित करना नहीं था। इसका उद्देश्य था बोडोलैंड की संस्कृति, भाषाई, पारिस्थितिकीय जैव विविधता, पर्यटन क्षमता का लाभ उठाना था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है? ये वाला कह रहा था कि यह बोडो शांति समझौते तक के बाद बोडोलैंड क्षेत्र में शांति बहाली का जश्न मनाता है। तो हाँ, ये आपका एकदम सही है। तो ये आपका एकदम सही है। कौन सा? तीसरा वाला आपका गलत था। तो 1, 2, 4 बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नहीं देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन। कह रहे हैं मैसूर संगीत सुगंध महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया। तो हाँ, एकदम सही है। मैसूर संगीत सुगंध महोत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये पूछ सकता है। तो किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया। यह महोत्सव कर्नाटक की दास परंपराओं को श्रद्धांजलि देता है। तो हाँ, एकदम सही है। यह महोत्सव कर्नाटक की दास परंपराओं को श्रद्धांजलि देता है। यहाँ पर देखते हैं ये क्या कह रहा है कि यह कार्यक्रम संगीत नाटक अकादमी और संस्कृत मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया। तो ये भी सही है। यह कार्यक्रम किसके से? संगीत नाटक अकादमी और संस्कृत मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया। तो ये तीसरा वाला भी सही है। करें महोत्सव में 21 कलाकारों ने हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित धुनें प्रस्तुत की। तो ये गलत है। हिंदुस्तानी संगीत पर नहीं, ये कर्नाटक संगीत में, जो कर्नाटक का संगीत होता है उसमें इन्होंने धुनें प्रस्तुत की। तो ये चौथा वाला गलत हो जाएगा आपका। कौन सा आपका सही हो जाएगा? 1, 2, 3 आपका सही हो जाएगा। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। बस आज मतलब राष्ट्रीय संस्करण में इतना ही था। बस ऐसे ही मैं डेली आपको लाता रहूंगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली ये वीडियो आता रहेगा। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब एक बार क्रॉनिकल वैसे देख लिया करिए, तब इसके बाद ये करिया करिए। और इसको पीडीएफ को जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।